नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक छोटे से गांव में 9 नवंबर 1976 को जन्मे राम किशोर काबरे किसान परिवार से आते हैं। राजनीतिक शास्त्र से एमए की पढ़ाई करने वाले काबरे की समाज सेवा और क्रिकेट में बड़ी रुचि रही है। बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने और वर्तमान में शिवराज सरकार में आयुष और जल संसाधन राज्य मंत्री हैं। आज एनवी न्यूज के सवालों के जवाब देने के लिए मंत्री राम किशोर काबरे सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है राम किशोर काबरे जी आपका एनवी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो यही कि 2 महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर, आयुष मंत्रालय और उसके साथ साथ जल संसाधन मंत्रालय, जो एक बड़ी समस्या है प्रदेश की। किस तरह से काम हो रहा है और कौन कौन से नए विजन जो पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किए वो राम किशोर काबरे कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम इस मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी आयुष विभाग के रूप में मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने मुझे दायित्व दिए हैं। और इस दायित्व में हम मध्य प्रदेश के वो सारा परिवार जो समय कोरोना से जूझ रहा है उसको कैसे हम ठीक कर सके। और मध्य प्रदेश के आयुष विभाग ने, यदि आज हम इस बात को कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में यदि गांव तक के हमने टिकट चूड़ पहुंचाने का काम किया, जिससे हमारे समाज के, हमारे अपने लोगों का स्वास्थ्य ठीक रह सके, इम्यूनिटी पावर बढ़ा सके, इन भाव को लेकर हमने मध्य प्रदेश में इस कोरोना को रोकने का काम किया है। आज जब हम बात करते हैं कि इस मध्य प्रदेश में हम आने वाले समय में कैसे आयुष विभाग के माध्यम से देश के हमारे प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से पूरे देश को आत्मनिर्भर देश बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं। अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है तो हम सब लोगों को जिस प्रकार से लोकल में वोकल की व्यवस्था करनी है, उसमें हमारा आयुष विभाग का क्या योगदान हो सकता है। आज जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो एक छोटा सा विजन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका परिणाम आने वाले समय में मिलेगा। आज हम मध्य प्रदेश के 362 जगह वेलनेस सेंटर खोलने वाले हैं। हमारा आयुर्वेद औषधालय को हम उन्नयन करेंगे, उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं। वहां पर हम उस जंगल में, उस वेलनेस सेंटर में एक डॉक्टर की पोस्टिंग करेंगे। 362 हमारे डॉक्टर की हम नियुक्ति करेंगे। मध्य प्रदेश के जो नौजवान हैं जिन्होंने पढ़ाई किया है आयुर्वेद पे, हम उसके हम डॉक्टर की पोस्टिंग करेंगे। दूसरा, हमारा इसी वेलनेस सेंटर में एक विजन है हमारा योगा, हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, उसके लिए हमारे योगा क्लास चलाएंगे। उसके लिए एक वहां का नौजवान लड़का जो योगा के क्षेत्र में काम किया है, जैसे हमारे अनेक संस्थाएं योगा क्लास कराती है, स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए अनेक प्रकार के हमारे संस्थाएं हैं। उन्हीं संस्था में से ऐसे नौजवान लड़के को हम चुनेंगे। उसके लिए हमारे जिला स्तर पर कमेटी बनेगी कि उसका चयन प्रक्रिया, जो हमारे शर्तें होंगे, कानून नियम होंगे, वो नियम बना के हम उसका चयन करेंगे। एक हमारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का हम चयन करेंगे वहां पर, ताकि हमारी महिला बहनों की वो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सके। एक हमारा दवासाज होगा, जो मेडिसिन, हमारा आयुर्वेद का मेडिसिन वो उस व्यक्ति को देगा जो यहाँ पर वो अपने स्वास्थ्य के राम किशोर काबरे जी, स्वास्थ्य को चेकअप। जी, आयुर्वेद आयुष मंत्रालय ये बड़ा महत्वपूर्ण विभाग, आयुर्वेद को लेकर युगों युगों से व्यवस्था चली आ रही भारत के अंदर, तो कि आयुर्वेद में वो शक्ति है जो शायद बाकी किसी चीज में नहीं, अच्छे से अच्छी तरह के इलाजों को कारगर साबित करता है आयुर्वेद। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, करोड़ों का बजट सालाना खर्च होता है इस विभाग पर, बावजूद इसके अभी तक लोग क्यों यकीन नहीं कर पा रहे आयुर्वेद पर? क्यों लोग नहीं जा पा रहे? क्यों मरीज सीधा अस्पताल पहुंचता है? प्राइवेट जितने भी तमाम सारे अस्पताल जो खुले हुए हैं वो क्यों चांदी काटते हैं? क्यों आखिर भरोसा स्थापित नहीं कर पा रहा महकमा? देखिए, इस कोरोना के समय जहां पर हमारी पुरानी विधा, हमारी पुरानी संस्कृति, हमारा आयुर्वेद, इसको कहीं ना कहीं एक बड़े रूप में इससे विश्वास लोगों का टूट चुका था।
उस विश्वास को कायम करने के लिए इस कोरोना में एक अवसर मिला। आज जब हम इस कोरोना महामारी के समय में जहां पर एलोपैथ पे पूरी गारंटी के साथ में ये नहीं कह सकते कि हम कोरोना की हम दवाई दे सके या कोरोना के कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन हम बनाए, लेकिन आयुर्वेद इस बात की गारंटी देता है कि आपके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने घर घर में हमने किचन से भोपाल से लेके दिल्ली से लेके हमारा आयुर्वेद घर तक कैसे पहुंचे, किचन तक कैसे पहुंचे, क्योंकि आज जब हम टिकटू चूर्ण बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं, हमारा घर में हमारी वही पुरानी पद्धति है। जो सर्दी खांसी जुकाम हो जाता था तो हमारे दादा हमारी दादियां हमारे नहीं, बिल्कुल जाहिर तौर पर इस महामारी को आपने अवसर में बदला है, जैसा कि आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये बीमारी, ये महामारी तो चलिए अब आई, लेकिन इससे पहले भी महकमे के लिए करोड़ों करोड़ों का बजट जाता था, तब तो इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। क्या मैं ये जानूं कि रामकिशोर कावरे क्या कुछ रहा, किसने कितना घपला घोटाला किया, उन लोगों की भी जांच कराएंगे? महकमे में आखिर लोग क्यों नहीं भरोसा जमा पाए, क्यों नहीं मरीज पहुंच पाया, ये तमाम सारी जांच पड़ताल भी कराएंगे। देखिए, जहां अगर किसी प्रकार से मुझे गलती या किसी प्रकार से कोई शिकायत आएगी, किसी की शिकायत आएगी और किसी ने गलत किया है, तो मैं इतना आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं। ये तो आपको सुनिश्चित करना होगा कावरे जी। आपको महकमे की तमाम पुरानी फाइलों को भी उठा के देखना होगा कि कहां किस किस तरह की व्यवस्थाओं के अनुरूप लोगों ने अपने अपने घर भरे, अपनी अपनी जेबें भरी, तो आपको भी देखना होगा। देखिए, ये बात आपने सही कहा। मैं विभाग को, मेरे को अभी ये विभाग 2 महीने से मिला है इस कोरोना के समय में, लेकिन जैसे जैसे मैं जब नीचे जा रहा हूं, मैं वेलनेस सेंटर नीचे बना रहा हूं, मैं आयुर्वेद सेंटर में जाके मैं निरीक्षण करता हूं, मैं जानने की कोशिश करता हूं कि हमारा विभाग जिस प्रकार से जो भी मेडिसिन पहुंचाता है वो मेडिसिन हमारे उस ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचता है कि नहीं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे विभाग के अधिकारियों को क्या व्यवहार है, क्यों हमारे अधिकारियों से हमारे गांव के लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। ये सारी चीजें मैं जाता हूं नीचे। तो और एक और बड़ा फायदा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रामकिशोर कावरे जी, एक और बड़ा फायदा आपके महकमे को मिलेगा। रामकिशोर कावरे के कंधों पर जब आयुष मंत्रालय की कमान दी गई है तो एक और बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि बालाघाट से आप आते हैं, परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आप प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में एक बड़ा धड़ा है वहां पर बैगा जनजाति का, जो आदिवासी हैं, वो लोग तमाम, उन्हें मालूम है कि कहां कैसी जड़ी बूटियों से कैसे कैसे तमाम नाना प्रकार के रोगों का इलाज हो जाता है। तो मुझे इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस चीज का फायदा तो रामकिशोर कावरे जरूर दिलवाएंगे। मैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में वो हमारे, क्योंकि बालाघाट जिला है जो हमारे वनों से घिरा हुआ जिला है, और यहाँ पर हमारे बैगा समाज के लोग रहते हैं, हमारे यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, और सब जंगल में रहते हैं, और जंगल की उन औषधियों के बारे में वो जानते हैं। बड़े से बड़ी मलेरिया बीमारी वो जड़ी बूटी से ठीक कर देते हैं। तो मैं आने वाले समय में हमारे बैगा समाज को वो जड़ी उनसे खरीदवाऊंगा, और मध्य प्रदेश में वो नौजवान, बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि लंबा अरसा बीत चुका है उन आदिवासियों को, उन समाज के लोगों को, लेकिन वो आज भी तमाम सारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनसे भी वो लोग महरूम हैं। तो सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए मैं तो उम्मीद करूंगा इस मंच के माध्यम से आप ये भरोसा दिलाएं कि कम से कम उन लोगों के साथ अब न्याय होगा। रामकिशोर कावरे उन लोगों का मसीहा है और उनको जरूर न्याय पहुंचाएगा। बिल्कुल, मैं मध्य प्रदेश के सारी योजना, भारत सरकार की सारी योजना, वो गरीब परिवार जहां तक के योजना नहीं पहुंच पाती उस जगह तक के मैं योजना पहुंचाने का काम करूंगा, क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, बिल्कुल मैं भी उसी बेल्ट से आता हूं और उनकी भावनाओं को समझता हूं, उनकी परेशानी को मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। जब मैं ठंड के समय जाता हूं और हमारे आदिवासी परिवार के लोगों को ओढ़ने के लिए एक चादर नहीं होता, ऐसे जगह में मैं जब विधायक नहीं था
मैं चुनाव हार चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उन गरीब परिवारों को कंबल देकर उन गरीब परिवारों की सेवा करने का काम किया, चिंता करने का काम किया। आज तो मैं मध्य प्रदेश सरकार के सारी योजना को और अच्छे गति से उन परिवार तक पहुंचाने का काम करूंगा। ऐसे आपके बालाघाट के साथ साथ और भी तमाम ऐसे जिले, और भी तमाम ऐसे जिले, चाहे वो मंडला हो, डिंडोरी हो, बालाघाट हो, या और तमाम ऐसे जो जहां पर पूरा आदिवासियों का इलाका और वनों से घिरा हुआ वो क्षेत्र, उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि शहरी क्षेत्र में भी औषधियों को उपलब्धता पूरी तरीके से कराएं। उसको लेकर किस तरह का विजन हर एक संभाग में प्रदेश के? देखिए, मैं पूरे मध्य प्रदेश में हमारे वेलनेस सेंटर के अलावा भी हम हर्बल गार्डन की योजना बना रहे हैं, जिसमें हर्बल गार्डन के माध्यम से हम 200 प्रकार की औषधि उस हर्बल गार्डन में लगाएंगे और लोगों को चिन्हित भी करवाएंगे, लोगों को दर्शन भी कराएंगे। और हर्बल गार्डन के माध्यम से लोगों का जो भावना, आज तक हमारे को ये नहीं मालूम कि इलायची के पौधे कैसे होते हैं, हमको ये नहीं मालूम काली चीनी के पौधे कैसे होते हैं, वो सारा का सारा मेरा विजन है कि मैं पूरे मध्य प्रदेश के हर आयुर्वेदिक हमारा जिला चिकित्सालय है उसमें हर्बल गार्डन की व्यवस्था कराऊंगा। और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि जितने भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं वहां पर आप खुद स्वयं जाकर देखें इस व्यवस्थाओं को, किस तरह की अव्यवस्थाएं वहां पर आपके अधिकारी कर्मचारियों ने कर रखी हैं। मैंने देखा है कई जगह, मैं भोपाल की ही बात कर लूं तो जेपी अस्पताल में भी है, जो आपका जिला अस्पताल है वहां पर भी आपका विभाग का एक अस्पताल चलता है, औषधि विभाग का, आयुर्वेदिक अस्पताल के नाम से। वहां पर भी मैंने देखा है कोई नहीं पहुंचता मरीज, सब कहते भैया कहां जाएं, ये तो खुद बीमार लगते हैं, ये क्या ठीक करेंगे बताइए। मैं भोपाल के उस आयुर्वेद चिकित्सालय का मैंने स्वयं भी निरीक्षण किया। मुझे जब मैं वहां पर गया तो एक मेरे पास में एक जो महिला वहां पे आई हुई थी दवाई के लिए, मैंने उससे पूछा भी कि आपको दवाई यहाँ मिलती है कि नहीं, आपको कोई परेशान तो नहीं करता? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमारे को समय पे जब भी हम आते हैं तो यहाँ पर वो दवाई मिलती है। लेकिन एक बार मुझे मीडिया के माध्यम से, आप जैसे हमारे पत्रकार, बिल्कुल मंत्री जी, आपके दौरे से पहले तो सारी व्यवस्थाएं मुमकिन हो ही जाती हैं, समस्या तो यही है, तब कहाँ व्यवस्थाएं दिखेंगी? ये तो हम पहुंच जाते हैं जब कभी तो पता चलता है कि भैया जी आए, बोले कोई दिक्कत नहीं, आने दो। मंत्री जी के पहले तो सारी रेड कारपेट बिछ जाते हैं। देखिए, मैं तो अचानक गया था, मैं बता के नहीं गया था, मैं अचानक गया और उसके बाद में मैं रजिस्ट्रार, हमारा जो आयुर्वेद का रजिस्ट्रार जहां से पंजीयन होता है वो शाखा भी गया। मुझे वहां पे गड़बड़ी मिली, मैंने तत्काल रजिस्ट्रार को 1 घंटे में हटा दिया। मैं वही भोपाल से मैं भोपाल से होशंगाबाद आ रहा था, बालाघाट आ रहा था, मुझे रास्ते में एक आयुर्वेद औषधालय मिला, वहां पे मैं अचानक गया और वहां पर मुझे कमी मिली तो मैंने वहां के डॉक्टर को सस्पेंड किया, वहां के जो हमारी महिला डॉक्टर थी उसको वहां से हटा दिया और व्यवस्था को मैंने तत्काल सुधारने का काम किया। बिल्कुल यही उम्मीद मैं कर रहा हूं आपसे, और मैं कह भी रहा हूं क्योंकि ये 100% सच है। अब तक आयुर्वेदिक अस्पतालों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, बजट हर बार दे दिया जाता है, सरकार का खजाना खाली हो जाता है, वो पैसा जाता कहां है ये समझ नहीं आता। और हर बार आप हिसाब ले लीजिए, वहां के जिम्मेदारों से आपको बता देंगे कितने मरीज आए, इतनों का इलाज हुआ, इतने ठीक हुए, सारा ब्यौरा रहता है फाइलों में उनके पास। देखिए, मैं तो निरीक्षण करता हूं, तो त्रिकटु चूर्ण जैसी कोई भी मेडिसिन आपने दिया है तो आपका काम पहले रजिस्टर में लिखना है, उसका मोबाइल नंबर लिखना है। मैं तो जाता हूं कि आपने मेडिसिन अगर दिया, आपने अड़ू तेल किसी को दिया, आपने त्रिकटु चूर्ण आपने दिया है, आपने वट्टी दिया है, तो मैं उसी नंबर पर फोन लगाता हूं कि आपको मिला है या नहीं, पूछता हूं। यदि उन्होंने जवाब अच्छा दिया तो ठीक, और गड़बड़ जवाब आया तो मैं तत्काल कार्रवाई करता हूं। बाबा रामदेव को बड़ी जानकारी है औषधियों के बारे में, क्या उनसे भी जानकारी लेंगे कि कौन कौन सी औषधि हैं जो आप अपने विभाग में शामिल कर सकते हैं? देखिए, अभी तो हमारा सारा का सारा हमारे जो पुराने समय में जिन्होंने आयुर्वेद पे काम किया है, हमारे पुराने हकीम हैं, हमारे वैद हैं, हमारी ऐसी संस्था है जो आयुर्वेद पर काम करती है, उन सारे लोगों के साथ में मैं बैठना चाहता हूं। लेकिन इस कोरोना के समय में हम सोशल डिस्टेंस का पालन भी कर रहे हैं, इसलिए ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हम वेबिनार के माध्यम से अनेक प्रकार के वो कर रहे हैं। हम सारी कंपनियों से भी बात करेंगे जो आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करते हैं, और हम मध्य प्रदेश में आयुर्वेद को एक नई पहचान देंगे, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकती है। बिल्कुल। तो औषधि विभाग का पूरा हुआ। अब तक एक और बड़ा विभाग जल संसाधन एक बड़ी समस्या से जूझता है प्रदेश, क्योंकि
जो व्यवस्था है देखिए, वो हर साल जो मौसमी स्थिति है वो तो बनती है रामकिशोर कावरे जी। मालूम है सबको कि गर्मी पड़नी है तो पड़ेगी, बारिश होनी है तो होगी, जाड़ा पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन उसके लिए विभाग किस तरह से तैयार है, क्या नया विजन आपका? क्योंकि अब तक तो मैंने यही देखा कि 40 के 40 जिले सूखाग्रस्त घोषित हो जाते हैं जब बारिश नहीं होती मौसम। देखिए इस बार हमारा नया विजन हमारा जी पानी पहुंचाना, लेकिन हमारा जो नहर है उसको ठीक रखने के लिए कहीं ना कहीं इस बार तो हमको सामाजिक क्षेत्र में भी जाना पड़ेगा। सामाजिक मतलब हमारे किसान के साथ में हमारा समन्वय बैठना चाहिए। अब जब नहर की बात करते, किसान अपने खेत को तो साफ करता है, लेकिन नहर को हमारा किसान साफ नहीं कर पाता क्योंकि वो विभाग के ऊपर में डिपेंड करता है। हमारा विभाग का अधिकारी किस प्रकार से हमारे उसमें जाना चाहिए, कहीं ना कहीं ये जो पहले की परंपरा रही है उस परंपरा को भी हम नीचे तक के लेकर जा रहे हैं। हमारा अमीन, हमारा सब इंजीनियर, हमारा एसडीओ, हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यहाँ तक के मैंने इस विभाग को संभालने के बाद में राज्य मंत्री के रूप में ये बात तो मुझे बड़ी हास्यास्पद लगी आपकी, पीछे नीचे तक के गया। कावरे जी, मंत्री जी, ये बात तो मुझे बड़ी हास्यास्पद लगी। आपने कहा नहर को किसान साफ नहीं करना चाहता, कहाँ खाक साफ करेगा जब पानी तो आता नहीं नहर में, नहर सूखी पड़ी रहती है, आप कह रहे हैं साफ नहीं करता। साफ तो तब करे जब पानी पहुंचे सिंचाई के लिए। देखिए आप अगर फील्ड की बात करेंगे, मैं तो जमीनी हकीकत की बात कर रहा हूं, इस धरातल पर स्थिति क्या है की बताता हूं। जी जी वही मैं कह रहा हूं कि मैं तो जमीनी स्तर की ही बात कर रहा हूं। धरातल पर मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, मैं तो उन तस्वीरों को देखकर हैरान रह जाता हूं। किसान की फसल सूख रही है, मूंग पीली पड़ रही है, उड़द की दाल का जो खेती की जाती है, उड़द और चने की, वो सूख रहा है, लेकिन नहर में पानी नहीं। मैं उम्मीद आपसे ये कर रहा हूं कि इन चीजों के लिए व्यवस्था क्या करेंगे रामकिशोर कावरे? देखिए जहां पर हम डेमो से पानी दे सकते हैं, हमने डेमो से पानी देने का काम किया है। नहरों के माध्यम से कुलापा बना के हम खेतों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जहां पर परेशानी है, जहां पर दिक्कतें हैं, आने वाले समय में उन परेशानियों को भी हम चिन्हित कर रहे हैं। हम जल संस्था के अध्यक्ष के माध्यम से हम किसान तक के पहुंचने का काम कर रहे हैं, और जो बीच की समस्या आएगी उस समस्या को आने वाले समय और अच्छे कर सकेंगे। ये हमारा विजन है। बड़ी चुनौती क्या मानते हैं आप? क्या मानते हैं, क्या एक बड़ी चुनौती, बड़ा टास्क है आपके लिए, जिसको लगता है कि रामकिशोर कावरे ने ये जिम्मा तो उठा लिया, लेकिन अब तो ईश्वर के साथ साथ हमें पूरी मेहनत के साथ इस काम को करना होगा ताकि हम किसानों की उम्मीदों पर खरे उतरें? वो कौन सी बड़ी चुनौती है? देखिए चुनौती कोई नहीं होती है। आपको जो जवाबदारी मिली है, आपको जो जिम्मेदारी मिली है, उस जवाबदारी को आप स्वयं समझो और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। यदि हमारा किसान परेशान है, यदि किसी प्रकार से आपकी जिम्मेदारी है कि उस किसान के खेत तक कैसे उसकी परेशानी को दूर कर सके, ये सबसे बड़ी मेरी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन करूंगा। अभी तक तो बड़े बड़े टास्क ये दिए गए लोगों को कि डैम बनाने में बड़ी समस्या आ रही है, नहर पहुंचाने में बड़ी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन रामकिशोर कावरे जी, आपने कहा कि ये बड़ी चुनौती नहीं है मेरे लिए, ये तो मैं चैलेंज है मेरे लिए कि मैं जल्द से जल्द उन किसानों की समस्याओं का समाधान करूं। ये बहुत अच्छी बात है और इसी विजन के साथ आप जा भी रहे हैं। एक किसान परिवार से आते हैं आप, आपने भी तमाम सारी स्थिति परिस्थितियों को भांपा है, जमीनी स्तर पर देखा है। कावरे जी मैं इस जवाबदारी, मैंने आपसे कहा कि मेरी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन भी करूंगा। मेरे लिए चुनौती, चैलेंज, ये सारा चीज को मैं एक साइड में रखता हूं, और दूसरी चीज मैं इन भावनाओं की कदर करता हूं कि मेरा किसान कैसे उन्नत हो सके। उसके लिए मेरी जो जिम्मेदारी तय की गई है, मुझे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन उस किसान तक के, यदि आपने कहा कि डैम बनाने में परेशानी आ रही है, अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कतें होगी तो हमारा शासन है, हम शासन के माध्यम से उस समस्या का कितना जल्दी सॉर्ट आउट कर सके। ठेकेदार के माध्यम से अगर ठेकेदार को किसी प्रकार से परेशानी आ रही है तो उसकी समस्या का समाधान करके, विभागीय समस्या आएगी तो उसका समाधान करके, और स्थल का कोई समस्या है तो उसको समाधान करके हमारा किसान को लाभ मिल सके, उस पर हम अतिशीघ्र कार्रवाई करेंगे। मैंने अक्सर देखा है, हालांकि ये आपके महकमे से थोड़ा सा अलग हटके है, जो अगला मेरा सवाल है वो ये कि आप गौ माता को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं, और वो चिंता किसान की भी चिंता है, बड़ी चिंता। क्योंकि किसान ये कहता है कि रात में भैया आवारा पशु आकर फसल चर जाते हैं, कुछ नहीं होता, हम तो चौतरफा मार झेल रहे हैं, कभी ओला पाला, कभी सूखा, कभी आवारा पशु,
और हमारे यहाँ अगर आते हैं रेकी करने पटवारी साहब तो कभी 2 रुपये का हमारे लिए मुआवजा देते हैं, कभी 1 रुपये का, बड़ी हंसी और आती है। तो उन तमाम सारी दिक्कतों से कैसे उभरेंगे? और ये जो व्यवस्था है, अव्यवस्था कहूँगा इसे, आवारा पशुओं के लिए, गौ माताओं के लिए, इनके लिए आपने क्या, हालांकि कई बार आपने अधिकारियों को चैलेंज दिया है, मैंने देखा है वो सारी चीज़ें भी आपकी, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इन पर अमल क्यों नहीं हो रहा? आपने तो सीधे स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अगर मैंने कहीं कोई भी ऐसी लापरवाही देख ली तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन आलम तो वही है मंत्री जी, व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं हुई? देखिए हमने गौ माता का हम सम्मान वो करते हैं। इसमें हमने अभी बीच में एक बैठक बुलाई कि जो गौ माता के मालिक हैं, एक तो सबसे पहले वो मालिक अपने पशु को अपने घर में रखे, अपने उसकी व्यवस्था करें, और नहीं करेंगे तो हम उसके खिलाफ में भी, मालिक के खिलाफ में भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हम होंगे, हम उनके खिलाफ में कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन गौ माता की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी एक अच्छा परिणाम आपको मिलेगा गौ माता की रक्षा के लिए। नहीं, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है गौ माता की फिक्र तो आप कर ही रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व भी कर रहा है, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गंभीर हैं। मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये किसानों की जो समस्या है आवारा पशुओं वाली, उससे कैसे निजात मिलेगी? देखिए उसके लिए मैंने सबसे पहले कहा कि जिस मालिक का पशु है उस मालिक को पहले सबसे पहले कैसे चिन्हित कर पाएंगे कावरे जी? व्यवस्था करी जाएगी, किसने कहां से कैसे गाय छोड़ दी, किसने बछड़ा छोड़ दिया, किसने क्या छोड़ दिया, तमाम सारी अव्यवस्थाएं हैं, उनको कैसे चिन्हित कर पाएंगे? क्या गौशालाओं की व्यवस्था करेंगे? चिन्हित करेंगे और पहले सबसे पहले वो मालिक के खिलाफ में हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाके गौ माता की गौ माता की रक्षा भी कर पाएंगे। ये बयान ही आपका, ये बयान ही कावरे जी, ये बयान ही आपका बड़ा सार्थक है जब आपने ये कह दिया कि हम ऐसे मालिकों को बख्शेंगे नहीं जो पशुओं को दूध निकालने के बाद और उसके बाद छोड़ देते हैं। ये बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन ये बयान भी वो लोग सुन लें और समझ लें, क्योंकि रामकिशोर कावरे हैं, अब जिम्मेदारी उनके ऊपर है और वो छोड़ेंगे नहीं। तो उन लोगों को भी इस मंच के माध्यम से जरूर चेतना मिलेगी, वो लोग इस तरह की गुस्ताखी और गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन और तमाम सारी अगर स्थिति परिस्थितियों को मैं समझूं, चाहे मैं विंध्याचल की बात करूं या मैं बुंदेलखंड से सटा हुआ पूरा इलाका, इस साइड में किस किस तरह की चुनौती, चाहे वो पानी की समस्या हो, क्योंकि बुंदेलखंड से लगा हुआ मध्य प्रदेश का बड़ा एक इलाका ऐसा है जो यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश के तमाम सारे जिलों को प्रभावित करता है। उसके लिए कोई खास व्यवस्था सिंचाई के लिए? देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब का लक्ष्य है, और जिस लक्ष्य को आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने तय किया है वो लक्ष्य कभी रुका नहीं है। और हमारा संकल्प है कि हम किसानों को राहत देंगे, किसानों के खेती तक के पानी पहुंचा कर देंगे, वो हमारा संकल्प है और संकल्प को हम पूरी करेंगे। संकल्प तो आपने लिया, जिस दिन आपने मंत्री पद की शपथ ली उसी दिन ये संकल्प ले लिया आपने। मैं तो ये कह रहा हूं इस और कोई कदम बढ़ाया आपने? बहुत सारा कदम है, अभी आते आते देखिए, सामने आते आते देखिए कि हमारा कितना काम आगे बढ़ेगा, आपको मिलेगा, आपको दिखेगा, आपको सारा चीज आपके सामने आएगा। कहते हैं ना रामकिशोर कावरे जी कि देखिए एक इमारत को खड़ा होने में वक्त लगता है। अगर आपने कोई संकल्प लिया है, एक इमारत को आप खड़ा करेंगे तो उसमें वक्त लगेगा, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था तो कर दी जाए, बाउंड्री ही खींच दी जाए, उसकी नींव ही खुदवा दी जाए, ताकि लोगों को उम्मीद, लोगों का भरोसा जो है वो जागृत होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको आने वाले समय में बहुत जल्द आपको रास्ता भी मिलेगा, आपको देखने को भी मिलेगा। चलिए, इसी उम्मीद और इसी कल्पना के साथ हम तो ये कहते हैं कि आप अपने महकमे को, अपने विभाग को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रखें। जो भी लापरवाह, भ्रष्टाचार और जो भी कुछ इस तरह की अव्यवस्थाएं फैल रही हैं उस पर भी कड़ी कार्रवाई करें, और अपने महकमे यानी कि खासतौर पर आयुष मंत्रालय, आयुर्वेद को आप प्रदेश भर के साथ साथ देश भर में एक मॉडल के रूप में पेश करें। यही उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद रामकिशोर कावरे जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।